नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और एक बार फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी लोकप्रियता में यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किसमें उछाल है और कहां पर है गिरावट। राजस्थान, जहां पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, जहां पर अगर एक तरफ अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ताकत झोंक रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर से चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी। अपराध के मामलों में राजस्थान पर जबरदस्त चोट किया, तो इसी के साथ विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और जमकर प्रहार किया। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पीएम ने उस लाल डायरी का भी बार बार जिक्र किया जिसका दावा कर रहे हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। लाल डायरी कहते हैं इसमें पूरा कच्चा चिट्ठा है अशोक गहलोत के लेन देन का। क्या है इसका मतलब, क्या है इसके मायने, क्योंकि पीएम ने कहा कि यही लाल डायरी राजस्थान में डब्बा गोल करेगी कांग्रेस पार्टी का। तो आइए हम आपको जरा समझाते हैं कि राजस्थान में चुनावी गणित किस तरह से चलता है। सबसे पहले दोनों खास मेहमानों का यहां पर स्वागत कर देते हैं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय कुमार भी होंगे, सेपोलॉजिस्ट। लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ इधर उधर की नहीं, आंकड़ों के चश्मे से हम देखते हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ दिखता है, क्या कहता है चुनावी इतिहास और कैसे मिल रहे हैं आगे के संकेत। तो राजस्थान जैसे प्रदेश में भी जातीय समीकरण का अच्छा खासा बोलबाला रहता है। और इसीलिए जो पहला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जातीय हिसाब किताब क्या कहता है, तो हिंदू अगर 88.5% है, तो मुस्लिम मतदाता यहां पर महज 9% हैं। कई राज्यों से काफी कम 9% मुस्लिम मतदाता यहां पर है। अगड़े 19%, जिनमें से ब्राह्मण है 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4%, अन्य 2%। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगड़े किस तरफ जाते हैं राजस्थान में जब बात वोटों की होती है। पिछड़ों में अगर आप गुर्जर को देखें 40% में, तो 5% गुर्जर, जाट 10%, माली 4% और अन्य 21%। खुद अशोक गहलोत भी माली समुदाय से ही आते हैं, 4% माली यहां पर मौजूद है। दलित समुदाय 18%, आदिवासी समुदाय 14%। इनका झुकाव किस तरफ है ये भी हम आपको बताएंगे, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। लेकिन राजस्थान में अब कौन जाति किसके साथ, ये बताने की घड़ी आ गई है। जरा आपको बता तो दें कि कौन किस तरफ वोट करता है। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार यहां पर अल्टा पलटा, मतलब आप समझिए अदला बदली करती रहती है। क्या इस बार बाजी पलटेगी? अशोक गहलोत यही दम भर रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार फिर से बनेगी। तो जाति के हिसाब से आदिवासी 55% बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो 40% कांग्रेस की तरफ। दलित समुदाय से 46% बीजेपी की तरफ, तो 49% कांग्रेस की तरफ। मुस्लिम 10% बीजेपी की तरफ, तो बहुत बड़ा आंकड़ा 87% एकमुश्त होकर कांग्रेस पार्टी को यहां पर वोट करता है। जाट समुदाय पे अगर हम पहुंचेंगे आप, तो यहां पर अन्य जातियों को भी, और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है चौटाला की पार्टी भी बीजेपी के साथ चुनावों में वहां पर शामिल हो, ताकि जो जाट मतदाता है उसको वो अपनी तरफ खींच सके। लेकिन जाट समुदाय से जो सिलसिला शुरू हुआ था वही अब बरकरार रहता है, क्योंकि चाहे जाट हो, ओबीसी, राजपूत, सामान्य वर्ग या फिर अन्य, इन सब में बीजेपी का दबदबा रहता है। जहां जाट 68% थे, वहीं ओबीसी 75% बीजेपी के साथ। वैसे ही राजपूत भी 75%, 78% सामान्य वर्ग, और उधर 20, 19 और 16 रह जाते हैं कांग्रेस के साथ। अन्य को अगर आप देख लें तो पूरा 74% बीजेपी की तरफ है और 21% कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब हम आपको लोकसभा चुनाव में जो जातीय समीकरण रहा है और किसका किधर झुकाव रहा है वो जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में अगर आप देखेंगे, बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। महिलाओं और पुरुष के हिसाब से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब महिला वोटर निर्णायक साबित हो रही है कई राज्यों में। इसीलिए बीजेपी की तरफ अगर 60% पुरुष हैं, तो 35% पुरुष हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, महिला 62%, तो 33% कांग्रेस की तरफ। और अब बात पिछले विधानसभा चुनाव की करते हैं और आपको क्षेत्रवार तरीके से बताते हैं। 4 इलाकों में राजस्थान बटा हुआ है, तो 2 इलाकों में मुकाबला है, वहीं पर 2 पर वर्चस्व बीजेपी का दिखता है। हड़ौती से शुरू करते हैं, 57 कुल यहां पर सीटें हैं, 10 बीजेपी के पास, तो कांग्रेस बहुत आगे है बाजी 35 सीटों के साथ और 12 अन्य को। अगला इलाका मारवाड़ का, जहां पर 61 सीटों में सिर्फ 24 पर बीजेपी है, कांटे का टक्कर यहां पर है। लेकिन कांग्रेस 5 सीटों की बढ़त के साथ 29 पर रही थी, 8 पर अन्य। उसके बाद आइए मेवाड़ में, जहां पर 60 सीटों में से 35 अगर बीजेपी की झोली में गए, तो यहां पर 21 कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस थोड़ी सी पीछे रह गई और 4 अन्य को।
शेखावटी 21 सीटें, जहां से 4 बीजेपी और 15 कांग्रेस पार्टी को। पिछली बार कांग्रेस की ही सरकार बनी थी 199 सीटों पर बाजी मारकर। अब हम जल्दी से आपको विधानसभा चुनाव में जो सीटें हैं उसका एक ग्राफ दिखा देते हैं कि अब तक कौन कहां पर, यानी 2003 से अगर हम चुनाव को देखें तो हमेशा यहां बाजी पलटती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, 2003 में 120 बीजेपी, 56 कांग्रेस। फिर बीजेपी अटक गई 78 पर, कांग्रेस पहुंच गई 96 पे, उनकी सरकार बन गई। फिर 13 में देखिए 163 थंपिंग मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को, 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। फिर 18 में लेकिन बाजी फिर पलटी, 100 सीटें कांग्रेस की तरफ, उनकी सरकार बनी और 73 पर बीजेपी अटक गई। वोट शेयर भी आपको बता देते हैं कि वोट शेयर क्या रहा है दोनों इन चारों चुनावों में। वोट परसेंटेज में कितना रिफ्लेक्ट करता है, कितनी सीटें किधर गई हैं। तो बीजेपी को अगर 2003 में 39 यानी 39% वोट आए थे तो 35 कांग्रेस पार्टी को। वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा नहीं, 4% का फर्क था। 2008 में 34-37, 2013 में 45, तब बीजेपी ने जबरदस्त बाजी मारी थी 45% वोटों के साथ, 163 सीटें आई थी और 33 पर कांग्रेस पार्टी है 33%। 2018 में 39 और 39, यानी वोट परसेंटेज बराबर होने के बावजूद 73 पर अटक गई थी बीजेपी और सेंचुरी मारकर कांग्रेस की, यानी अशोक गहलोत बन गए वहां पर मुख्यमंत्री। अब हम आपको बता दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में जो एससी और एसटी सीटें हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी मात्रा में ये सीटें हैं और ये भी निर्णायक साबित होती हैं। 2008 में एसटी सीटों में 34 सीटें बीजेपी की तरफ गई थी, 2013 में 31, 14-18 का आंकड़ा आप देख लीजिए। फिर 13 में देखिए 31 और 0, यानी एससी सीटें जो है उसमें कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। फिर 2018 में आइए तो 12 और 19 कांग्रेस आगे निकल गई। फिर एसटी सीटों पर आइए, शेड्यूल ट्राइब सीटों पर, तो यहां पर 2 बीजेपी को, 16 कांग्रेस पार्टी को। 2013 में 18 बीजेपी को तो 4 कांग्रेस को। 2018 में 2 बीजेपी को रह गई, बस वापस हो गया और उसके बाद से चली गई 16 सीटें, यानी 2008 का फिर से रिवर्सल हो गया और 2018 में वही आंकड़े आ गए। अब हम आपको दिखा रहे हैं सी वोटर का ओपिनियन पोल। ये सी वोटर का ओपिनियन पोल है, आज तक का नहीं है, लेकिन चूंकि ये सी वोटर ओपिनियन पोल आ गया है सबके सामने तो हम वो आंकड़े भी रख रहे हैं। उनका प्रोजेक्शन ये कहता है कि बीजेपी को 109 से 119 सीटें आएंगी और कांग्रेस को 78 से 88, यानी एक बार फिर से वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। वोट शेयर में 5% का डिफरेंस है, 46% अगर बीजेपी को है तो कांग्रेस को 41%। अब हम आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में, क्योंकि आपने सुना होगा मणिपुर के बाद अगर लड़ाई छिड़ रही है तो राजस्थान पर कि किसके शासन में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध हुआ है। तो इसीलिए हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं कि 2019 में, 2021 में, 2022 में जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो 41,000 माफ कीजिएगा 41,000 से लेकर 34,000, 40,000 आंकड़ा रहा था। बीजेपी सरकार का जब 16, 17 और 18 में रहा तो ये देखिए उसका भी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 25 से 27,000 के बीच में आंकड़ा रहा था। अब आपको बताते हैं बतौर मुख्यमंत्री कौन है सबसे पसंदीदा उम्मीदवार। तो इसको बाजी मारते हुए अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें अशोक गहलोत सबसे ज्यादा लगभग 35% वोट के साथ सी वोटर के सर्वे में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 पर वसुंधरा राजे दिखाई देती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वसुंधरा राजे के पास 25% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिलचस्प है कि नंबर 3 पर सी वोटर के सर्वे में सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं और वो काफी करीब, यानी लगभग 19%, सिर्फ 6% पीछे वसुंधरा राजे के दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिनके पास 9% वोट है। लेकिन अब हम एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में जो एक हेजिटेंसी दिखाई दे रही है कि किसको सीएम फेस बनाए, उसमें जब सी वोटर ने जानने की कोशिश की तो ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है वसुंधरा राजे, बीजेपी के जो लोग हैं वोटर हैं उनमें से 37% लोगों ने वसुंधरा राजे के लिए बात की है। गजेंद्र सिंह शेखावत 9% पर, बहुत पीछे 9% पर, यानी लगभग उनसे 20% से ज्यादा, 30% माफ कीजिएगा, लगभग 30% के आसपास पीछे हैं। और ऐसा ही राजेंद्र राठौर के साथ टाई हो रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का। अर्जुन मेघवाल 7% पे है, इन दोनों से भी नीचे, यानी इनमें से कोई नहीं चाहिए कहने वाले भी 31% हैं।
तो बीजेपी के सामने यह धर्म संकट बना हुआ है कि क्या वो वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे या मिलेगा किसी और को मौका। बलात्कार के मामले का भी आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं और इसी के साथ आखिरी जो आंकड़ा है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं डायरी कांड पर, क्योंकि लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला किया है। राजेंद्र गुढ़ा दरअसल मंत्री थे अशोक गहलोत की सरकार में, विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। मंत्री पद से हटते ही वो रोने बिलखने लगे और एक लाल डायरी वो दिखाने लगे। कहा कि इसी में कच्चा चिट्ठा है। अशोक गहलोत ने मुझे कहा था कि इस डायरी को जल्दी से ले आओ क्योंकि इसी में पूरा हिसाब किताब है लेन देन का। देश में कौन कौन सी ऐसी डायरीज है? जैन डायरी 1991 में सीबीआई के छापे में बरामद की गई थी। हवाला कांड का पूरा लेखा जोखा था। बहुत राजनीतिक रूप से आप देखें तो बहुत हलचल मची थी। फिर सहारा डायरी का जिक्र आता है। छापे में सहारा के ऑफिस से बरामद कई मुख्यमंत्रियों को रिश्वत देने की बात इस सहारा डायरी में की गई थी। अब आते हैं लाल डायरी में। अशोक गहलोत से जुड़े राज होने का दावा है ये राजेंद्र गुढ़ा का, कोरी कल्पना है ये कहते हैं अशोक गहलोत। पीएम ने भी जिक्र किया है विधायकों के खरीद का हिसाब किताब इसमें है। जो सी वोटर का सर्वे है, शहजाद पूनावाला जी सवालों की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको बढ़त के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये लाल डायरी को कल्पना बता रहे हैं अशोक गहलोत। कैसे आप लाल डायरी को, पीएम ने उसका जिक्र कर दिया, क्या बेसिस है इसका कि गुढ़ा ने दिखा दिया, वो भी फॉर्मर मंत्री ने, और वो भी ऐसे व्यक्ति जो बीएसपी से चुनाव लड़के आके कहते हैं जनता के बीच में मैं तो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़के आऊं मंत्री बन ही जाता हूं। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के आज ऑफिशियल प्रवक्ता ने प्रतीकात्मक रूप में समर्थन किया। उनका जैकेट भी लाल है और डायरी भी वही लाल है और लाल डायरी में काले कृत्य छुपे हुए हैं। और ये काले कृत्य अगर नहीं होते तो बताइए कि राजस्थान की असेंबली के पटल से गुढ़ा जी को तो लात घूसे मार के हटा दिया गया, परंतु लाल डायरी का रेफरेंस असेंबली से हटा दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये लूट की दुकान और झूठ के बाजार में क्या चला है पिछले 4 सालों में राजस्थान में। भरत सिंह इनके विधायक है, वही पत्र लिखकर कहते हैं कि खनन माफिया चरम पर है और खनन मंत्री ही खनन माफिया का रूप है। और जिस प्रकार से राजेंद्र गुढ़ा ने बात रखी है, 15 पेपर लीक होते हैं माफिया के द्वारा। वो मेन पेपर लीक का मास्टरमाइंड गोपाल केसावत राहुल गांधी के साथ दिखाई देता है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है। जो ढाका नाम का मेन मुख्य अपराधी है इस पेपर लीक में, उसके वकील सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलमान खुर्शीद है। ये ढाका इनके हाथ में नहीं आया पुलिस के, परंतु उनकी वकालत कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं सोनिया गांधी के पर्सनल फ्रेंड एंड लॉयर सलमान खुर्शीद जी। और आज देखिए ना क्या क्या धोखा दिया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा था 10 दिन में हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। 19,000 किसानों की जमीनें हड़पी गई है। बाजरा की एमएसपी मोदी जी ने तय करके दी 2,500 रुपए, 2,100 रुपए, उसमें 1,300 रुपए ही मिलता है राज्य सरकार की तरफ से। क्यों नहीं मिलता उनको पूरा दाम? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैट पेट्रोल और डीजल पर कहीं पर है, महंगाई मतलब, वो राजस्थान में 108 रुपए प्रति लीटर है राजस्थान में, बगल के गुजरात में 96 रुपीज लीटर है। इसका मतलब कि हर जगह पर ये लोग नाकामयाब रहे हैं। 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है राजस्थान में और इसी का पिटारा है। और भ्रष्टाचार का जो अनगिनत काम किया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ऐसा रॉकेट चलाया गया कि एक बार तो गोविंद डोटासरा के सामने टीचर्स ने खुद ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है। उन्होंने 2 बार सवाल पूछा, दोनों बार हामी भरी। तो इस प्रकार से चरम पर है। और अच्छा, राजस्थान में डबल इंजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। राजस्थान की सरकार जो है, देखिए मैं आपको एक बात लाल टमाटर और लाल सिलेंडर देखने के लिए अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल टमाटर की कीमत देखिए और लाल सिलेंडर की कीमत देखिए। लाल सिलेंडर का भी आंकड़ा लेकर आया हूं। लाल सिलेंडर यूपीए के समय पर 1212 रुपए का 14 किलो का सिलेंडर मिलता था, नॉन सब्सिडाइज, क्योंकि टैक्स पेयर को अंततः भरना पड़ता है पैसा। और आज वही कीमत इंडियन ऑयल का, आप ओपन कर लीजिए वेबसाइट, वो है 1150 रुपए। मतलब कि वहां पर भी चाहे लाल डायरी हो या लाल सिलेंडर हो, दोनों जगह पर हमने काम किया है। इसलिए महंगाई की दर जो है वो 4.25% है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लाल डायरी के बारे में तो खुद राजेंद्र गुढ़ा जो कल तक मंत्री थे बता रहे थे। अच्छा, रेप का जो इशू है उससे पूरा राजस्थान लाल हुआ है। और दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैं खुद सेफ नहीं हूं। जब राजेंद्र गुढ़ा बात रखना चाह रहे थे तो उनको असेंबली में बात तक नहीं रखने दी गई। और शांति धारीवाल जो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा, उनको मंत्री बनाए रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लाल डायरी में बहुत सारे काले कृत्य भी है और इनकी डायरी में केवल लाल लाल अंक ही है। चलिए, अब अखिलेश जी मोर्चा संभालिए और बताइए कि हमेशा बाजी पलटती है राजस्थान में। अशोक गहलोत ने ऐसा क्या निराला कर दिया है कि जनता उनको फिर से पहुंचाएगी, और जो तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं उस पर आपका जवाब। अभी आपने शुरू में कहा कि लाल डायरी का जिक्र आदरणीय मोदी जी ने किया। हमें जहां तक याद आ रहा है, जब शहजाद कांग्रेस में थे तो इनका भी जिक्र मोदी जी ने 2-3 बार किया था, जनसभा में, भाषणों में किया था।
आज मोदी जी इतने व्यथित और इतने डरे हुए, इतने व्याकुल और आक्रोशित क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है नहीं 4-5 राज्यों के चुनाव में वो आने वाले हैं, ना देश के चुनाव में आने वाले हैं। इसलिए वो अपने आप को, अपना संतुलन भाषण के समय नहीं संभाल पा रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते दे रहे हैं। उस लाल डायरी में लिखा है, आपको नहीं पता होगा, कि कौन कौन लोग 50-50 करोड़ लेकर के कांग्रेस के विधायक खरीद रहे थे, उसी ने बताया है। लाल डायरी का तो ये बता रहे कि क्या है, लेकिन उसने जो बताया था लाल डायरी में, खुद उस विधायक ने, कि कैसे कैसे राजस्थान की सरकार डायरी को दिखा दीजिए ना, खरीद फिर कर, सीज क्यों कर लिया आपने? उसने जो बोला हुआ दिखाइए ना। उस विधायक ने जो बोला है, ये बोला है कि 50-50 करोड़ डायरी कहाँ है? फिर की गई। अरे भाई, हम कह रहे उस विधायक की बोली दिखाइए ना। डायरी कहाँ है? अरे डायरी दिखाइए ना, तब पता चला होगा। ना, मोदी जी बता रहे हैं लाल डायरी। विधानसभा में ली गई है उनसे। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि लाल डायरी में क्या लिखा है। मोदी जी से पूछिए कि लाल डायरी में क्या लिखा है। वो जो बता रहा है, आप चलाइए ना लाल डायरी में क्या लिखा है। वो तो बता रहा है कि कैसे मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी और लोग 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीद करके राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रयासरत थे, जैसे कुछ राज्यों में किया इन्होंने। वो बता रहा है, वो वीडियो आपको चलाना चाहिए था, वो उसकी कही बात है, लेकिन आप नहीं चला रहे हैं। और महिला उत्पीड़न में नंबर 1, टोटल उत्पीड़न में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। अंजना जी, उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ, महिला हत्या में नंबर 1 है। महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। हमारी रिसर्च टीम ने जो आंकड़े दिए हम वो दिखा रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है, रेप जिसमें में 19, 20 और 21 आप बोल सकती हैं। रेप में रेप का, मैं बलात्कार के ही मामले कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं टोटल क्राइम में, महिलाओं पे टोटल क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीईआरटी के डाटा है, जो एनसीआरबी के डाटा 2021 में जारी हुआ है, उसमें 56,033 नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। इस पे क्या बोलिएगा, रेप केसेस पे? वही मैं बता रहा हूं ना, रेप और हत्या में, रेप के बाद हत्या में। अभी 26 तारीख को इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने जो लोकसभा में जवाब दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 17 से लेकर के 21 तक। सर यूपी का चुनाव तो हो गया, अरे राजस्थान पे आइए ना। भाई बीजेपी की सरकार दोनों जगह का है। हम बीजेपी की डबल इंजन सरकार के आंकड़े दे रहे हैं। 1278 हत्याएं हुई हैं रेप के बाद महिलाओं की पूरे देश में 2017 से 21 तक की। लोकसभा में इनके राज्य मंत्री ने बताया है। उत्तर प्रदेश में 218 है। आसाम दूसरे नंबर पे, वो भी बीजेपी के डबल इंजन की सरकार 191 है। ये मध्य प्रदेश में 166 है, वो भी बीजेपी की सरकार डबल इंजन की है। महाराष्ट्र में सिर्फ 39 है महिलाओं पे रेप के बाद हत्या का जो आंकड़े है। और आप ये जान लीजिए, ये सब अभी जो आप आंकड़े बता रही हैं, आपने हो सकता आगे बताएं या पता लेके खड़े हैं, देखिए यहाँ पे लाल। हाँ, लिए रहने दीजिए, इन लोगों की जिंदगी इसी में कटेगी। अब इन लोगों को लिए रहने दीजिए। ये आप बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता दें तो इसी सर्वे में, भाई मैं बीच में नहीं बोलता, इसी सर्वे में बताया है कि अशोक गहलोत चॉइस नंबर 1 है। और जो उनके सीएम के दावेदार हैं वसुंधरा जी, उनसे 10% का अंतर है। इसी सर्वे में वो भी है। तो जब मुख्यमंत्री में चॉइस नंबर 1 है अशोक गहलोत, ठीक है, तो सरकार भी उन्हीं की बननी है। और उस सरकार ने इतना अच्छे काम किया है जनहित के, जन कल्याण के। चुनाव आने दीजिए ना, आधी बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करेगी, भगदड़ मचेगी और कांग्रेस 150 सीट जीतेगी राजस्थान में। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जोड़ी तैयार हो चुकी है। और जो उन्होंने तमाम योजनाएं जनहितकारी लाई हैं, चाहे माताओं के लिए, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे रोगियों के लिए, बीमार किसी के लिए कितना हो भी कुछ हो उसका हो, चाहे जनपद बनाने का हो, चाहे और नौजवानों के लिए हो, जनहितकारी जितनी योजनाएं गहलोत जी ने बनाई हैं,
जनता के बीच में सुलभ ठीक है, उपलब्ध बतौर है। मुख्यमंत्री इसी सर्वे में बीजेपी हालांकि लीड ले रही है, लेकिन इसी सर्वे में अशोक गहलोत। जल्दी से शहजाद जी एक छोटा रिमार्क पे संजय जी के पास। देखिए, उन्होंने क्योंकि महिला सुरक्षा की बात की, तो ये है 3 साल पहले की वो तस्वीर। आपका चेहरा कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज बता रहा हूँ। सीएम का होता है और हम लोग चेहरा नहीं देते। आपको पता है कि पूरा चुनाव जो लड़ेंगे उसके बाद विधायक दल तय करेगा। पर एनीवेज, जहां पर सिटिंग मुख्यमंत्री होता है वहां पर चेहरा होता है। एनीवेज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3 साल पहले की घटना है। प्लीज अंजना जी, मैंने पूरी बात सुनी। अंजना जी, मैंने पूरी बात सुनी। मैंने कभी नहीं कहा। सीएम का चेहरा तो पता होना चाहिए ना। अंजना जी, वसुंधरा पहले जी जवाब दे पहले वसुंधरा जी है ना, उनका नाम बोलने से मना किया गया है अच्छा, क्या? आप मुझे पूरा समय क्या दीजिए। पूरा कर जितना- दीजिए। बीच में हाँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए 10-10 सेकंड के लिए लोकसभा में हमसे चेहरा मांगेंगे, गला फाड़ फाड़ के मांगेगा कि दूल्हा कौन है, आपका चेहरा ठीक कौन है। मैं है? जवाब दूंगा, पर इंटरप्ट मत अब जवाब कीजिए। हमारा चेहरा अब नहीं, यही इंटरप्ट डबल मत कीजिएगा। स्टैंडर्ड। सीएम का चेहरा कौन? वसुंधरा अब जी का नाम इंटरप्ट लेने मत में क्यों कीजिएगा। हिचकिचा मैं रहे आपसे हैं? पहले आप गारंटी ठीक है, कर डन। रहा हूं, आपने डन। किया था इसलिए हाँ, मैंने चलिए, किया। आप इंटरप्ट मत कीजिए। आप भी करेंगे तो नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ आप हमसे सीएम का चेहरा पूछ रही हैं, हाँ। वो भी पूछ रहे हैं। हाँ। मतलब हमारी सरकार गारंटी आ रही है। ये थैंक यू फॉर दिस। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे मुद्दों पर। देखिए, 3 साल पहले दलित महिला के साथ उत्पीड़न किया गया, उसको बलात्कार किया गया उसके पति के सामने। पुलिस ने केस को रोका और पुलिस ने कोई केस नहीं किया। क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं बोला। परंतु हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि 50% रेप केसेस आर फेक। इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। दिव्या मदेरणा ने कहा कि महेश जोशी के बेटे पर, रोहित जोशी पर बलात्कार का जो है FIR नहीं होता, तो इसका जवाब नहीं दे। इनकी 4.5 साल सरकार चली है। अंजना जी, मैं आपको हमारे बीच में और इनके बीच का अंतर बताता हूं। आपको मैंने 3 या 4 स्पेसिफिक करप्शन के इश्यूज बताए जो उनके ही विधायकों ने उठाए, एक का भी जवाब नहीं आया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने 78,000 करोड़ के मुद्रा के लोन दिए, 3 करोड़ बैंक खाते खोले, 12,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किया लाभार्थियों को, 75 लाख किसान को 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए, 10,000 करोड़ रुपए दिए, 81 लाख टॉयलेट्स बने, फसल बीमा योजना में 4.5 करोड़ किसानों को फायदा मिला। एक सेकंड रुक जाइए। नेशनल हाईवेज में NH48, 25, 58E बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली दौसा का हिस्सा शुभारंभ हुआ, दिल्ली अजमेर दिल्ली वंदे भारत हुई। और आज जिस प्रकार से 9 मेडिकल कॉलेज थे, 35 मेडिकल कॉलेज हुए। अब मैं बोल रहा हूं, जो इन्होंने गिनवाए इनकी योजनाएं, उसमें मुझे 5 साल में कितना लाभ किसको मिला योजनाबद्ध तरीके से बता दे। ठीक है, इस पर मैं जवाब ये तो रिपोर्ट कार्ड मांग सकते ना, डायरी पे तो नहीं दे रहे, कम से कम रिपोर्ट की डायरी दे दे। लेकिन महंगाई वेलफेयर कैंप चल रहा है वहां पर, उसका महंगाई क्या होगा? उसमें कितने लाभार्थी है वो बता दो। और सबसे ठीक है, नहीं, और एक और बात, संजय जी। और महंगाई वेलफेयर कैंप के बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैट अगर पेट्रोल और डीजल पर है तो वो है राजस्थान में। तो बता दीजिए कि 108 रुपए का लीटर पेट्रोल क्यों मिलता है राजस्थान में? ठीक है, और बगल मैं पूछूंगी संजय जी, बहुत चतुर नेता के तौर पर अशोक गहलोत की छवि है, क्या उनकी लोकप्रियता भी उतनी है जैसे योगी ने बाजी पलट दी यूपी में? इतनी है कि वो जो हमेशा हम देखते हैं जनता का जो भी इनकम्बेंट होता है उसके खिलाफ गुस्सा दिखता है, वैसा हो जाएगा? अंजना जी, इस वक्त ये कह पाना तो मुश्किल है कि उनकी लोकप्रियता, अपनी लोकप्रियता के कारण वो बाजी पलट सकते हैं। और बाजी पलटने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सर्वे के आंकड़ों को आधार मान के, क्योंकि आज जो सर्वे जिसका जिक्र आप कर रही हैं, इसमें बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर 5% की लीड बनाई है। और अगर यही लीड रहता है तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। लेकिन यही सर्वे ये भी बताता है, अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो बहुत पॉपुलर चेहरे हैं। तो पॉपुलर चेहरे होने का फायदा मिलता है पार्टी को। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जब कभी आप सर्वे कराएं और अगर मुख्यमंत्री की छवि बहुत खराब नहीं हो तो नॉर्मली एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की रेटिंग अच्छी होती है। अगर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की रेटिंग किसी दूसरे नेता से कम हुई तब तो समझिए उस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है। तो अशोक गहलोत की जो रेटिंग है वसुंधरा राजे की तुलना में अगर 10% 12% ज्यादा है, तो ये तो पक्का है कि कांग्रेस एक तरह से मुकाबले में है। वोट प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो 4 या 5% पीछे चल रही है। और चुनाव में भी कम से कम 5-6 महीने का वक्त है। तो ये साफ साफ तो नहीं कह सकता कि बाजी पलट ही देंगे, लेकिन संभावना तो बनी रहेगी। संजय जी, एक सवाल और इसमें जोड़ रही हूं। पीएम तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, ये पिछली बार का वो नारा है जो कि जगह जगह पर जा रहा था। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं। जो एक हेजिटेंसी है बीजेपी में वसुंधरा का नाम खुलकर सामने सीएम के लिए रखने में, जिससे शहजाद जी भी बंधे हुए हैं और वो नाम नहीं ले रहे हैं, क्या इसी का नतीजा है? क्योंकि वसुंधरा के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा पिछली बार दिखा था उसको जमीन पर बीजेपी ने देखा था, लेकिन फिर इनके पास चेहरा है कौन वहां? ये एक दिक्कत आएगी बीजेपी के लिए। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता बीजेपी के लिए ये दिक्कत होगी या बीजेपी के लिए सुविधा होगी। क्योंकि सुविधा इस सेंस में हो सकती है कि अगर आपने वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे को सामने लाया
तो पार्टी के अंदर में जो कुछ फैक्शंस है वो शायद वो फैक्शंस हावी हो जाएं या एक्टिव हो जाएं। इस वक्त अगर पार्टी ने किसी के चेहरे को सामने नहीं किया तो बीजेपी शायद ये उम्मीद कर सकती है कि पार्टी के पूरे जो अलग अलग फैक्शंस होंगे, किसी भी पार्टी में होता है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, शायद सब मिलजुल के काम करें इस उम्मीद में कि जब पार्टी चुनाव जीतेगी तो न किसी को तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो शायद चेहरा न देने से बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखता है। इस वजह से मुझे लगता है शायद अंत तक बीजेपी किसी चेहरे की घोषणा ना करे। और यही वजह है ना कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो वही जनता पूरी तरह से बीजेपी की तरफ एकमुश्त हो जाती है और वोट कर देती है पीएम के नाम पर। आप इस पर हाथ खड़ा करें। सीएम फेस पे बस 2 लाइन की टिप्पणी। 2 लाइन केवल। देखिए, आप जो बता रही हैं कि इतना गुस्सा था उनके खिलाफ, तो 2013 में अगर आप देखेंगे, आपने अभी बताया कि हमने ध्वस्त कर दिया, अशोक गहलोत को 21 सीट मिले और हमें 163 सीट मिले। 2013 के असेंबली की बात कर रहा हूं। और जब 2018 में असेंबली चुनाव हुआ और जहां पर सरकारें पलटने का एकदम रिवाज होता है, वहां पर 0.5% से कांग्रेस आगे रही है। 2008 में भी अगर आप देखें, जहां पर कांग्रेस की सरकार आई थी, वहां भी तो देखिए, कितना है बताइए? 73 और उनका 100 में तो फिर पहुंच गए ना। अंजना जी एक सेकंड। 2008 में जब कांग्रेस जीती 96 और हमारी 78। 2018 में जब कांग्रेस जीती 100 और 72। जब 2013 में हम जीते 163 और कांग्रेस 21। और 2009 से लेकर अब तक हर लोकसभा में सुपड़ा साफ। फिर भी आप कह रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी के नेताओं को लेकर शंकाएं हैं। परंतु मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अखिलेश जी ने कहा कि लाल डायरी में बीजेपी का नाम है, तो टेबल होने से क्यों उसको रोका और पन्ने क्यों फाड़ दिए? पन्ने क्यों फाड़ दिए? फिर हमारा नाम है ना, पुलिस कंप्लेंट। लाल डायरी लाइए ना सर, आज तक पे ही दिखा दीजिए बैठ के। तो मोदी जी के बता रहे हैं, मोदी जी को दिखाना चाहिए। मोदी जी बता रहे हैं ना, विधानसभा में लिया गया। अरे विधानसभा मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को वो जो क्या लिखा है मोदी जी को बताना चाहिए। वो विधायक बता देगा क्या लिखा है। उसने तो बताया, आप दिखाई नहीं रही है, कैमरे पे है, बताया कि किस तरह से बीजेपी के लोग नाम लेके बता रहा है आपके केंद्रीय मंत्रियों का, प्रधानमंत्री जी के लोगों का, कि राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए 50-50 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर उड़ से पूरे जिंदगी ऐश करते रहोगे। क्या क्या बता तो रहा है, लेकिन वो आप नहीं चला रही हैं। आप सवाल कर रही हैं। वो आप देखो, फिर बीच में बोलो तो परेशान मत होना। बीच में बोल रहे हो परेशान मत होना, परेशान मत होना भैया। देखिए वही मैं भी बीच में पूछूंगा, चिंता मत करो। तो देखिए अंजना जी, आज के तारीख में मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ इस देश का गुस्सा सड़कों पर उबाल है। सिर्फ असत्यवादी नेता के रूप में मोदी जी उभर के आ चुके हैं और ये आभास उनको भी है। उनकी भाषा से, भाव से, भंगिमा से, शब्दों से ये दिख रहा है कि वो विचलित और परेशान से हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, पर निंदा और प्रशंसा के बयान कुछ करते ही नहीं है और असत्य पे असत्य ही बोलते हैं। दिन भर बोलते हैं, लेकिन संसद में आते ही बोलती बंद हो जाती है। संसद में संसद चलती रहती है, हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर आते ही नहीं है, उसमें बैठते ही नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषणों के अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर शायद ही कभी किसी और विषय पर बोले होंगे पिछले 9 वर्षों में 1-2 बार के अलावा आते ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। लोकतंत्र में आस्था होती तो जो हमारा संसद देश के लिए मौजूद विषयों पे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपनी बात रखने का, वहां पे बात रखते ही नहीं है, ना किसी को रखने देते हैं। चलिए दिन भर बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं, तो आ ही रहा ना, आज भी बोल। अरे भाई आ रहा ना, वो तो इसलिए घेर के उनको लाया गया कि बोलना पड़ेगा। रोज बोलेंगे, पूरे देश में घूम घूम के बोलेंगे। क्या बीजेपी को ये एहसास है कि मणिपुर का जो लॉकजाम है और जिस तरह से मणिपुर की स्थिति को लेकर विपक्ष आक्रामक है, उसका खामियाजा आपको राजस्थान में भी भुगतना पड़ सकता है? अभी अखिलेश जी ने कहा सदन एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म होता है जहां बात रख सकते हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात। अगर डायरी में हमारे खिलाफ था और उनको कोई समस्या नहीं थी इसको टेबल करवाने में, तो घूस लात मार के डायरी छीन ली, तो डायरी इन्हीं को दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, गुड़ा जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के इशारे पे बोल रहे, बीजेपी पे 50 करोड़ के आरोप। मैं इसीलिए आपको ये दिखाना चाहती हूँ। नहीं, ये आप भी सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, मैं मुझे इसका जवाब देने दीजिए। चलिए अब मैं जवाब दूं।
जवाब दे दूं? बीएसपी से चुनाव लड़ू हूं, कांग्रेस में मंत्री बनूं, इस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी? क्या क्रेडिबिलिटी? बहुत अच्छी बात है। आपने बोला क्रेडिबिलिटी नहीं, कांग्रेस ने इसको निकाला है पार्टी से? अभी तक कांग्रेस ने निकाला है? अच्छा, दूसरी बात छोड़ दीजिए, भरत सिंह, उसने तो बकायदा लेटर लिख के लिखा है कि खनन माफिया का वो अपराधी। देखिए अभी गूगल कर रहे हैं, नहीं निकाला है राजेंद्र गुड़ा को। राजस्थान की पॉलिटिक्स पे जितने मेरी जानकारी है ना, आप नहीं जानते, तो आप देखते रहिए, आप गूगल मारते रहिए, पर कुछ निकाला नहीं है। मुझे बताइए ना, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, और अपनी सरकार पे गलत आरोप लगा रहे ना, क्यों नहीं निकाला? मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं, आज 15 पेपर लीक हुए, और मैं अंजना जी आपके सबसे बड़े शो पे मैं पूछ रहा हूं, ये राजस्थान की पुलिस एसीबी ने ही गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया है। ये राहुल गांधी के साथ कैसे दिख रहा था, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे शामिल था? और ये सलमान खुर्शीद ढाका, सुरेश ढाका, जो कि मेन मास्टरमाइंड है, क्या लिखा है? गिरफ्तारी से बचने को सुरेश ढाका ढूंढ रहे कानून की गलियां, और यहां पर वो उनके साथ। तीसरी बार बोल रहे हैं। जवाब, क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे पा रहे मान्यवर। आपकी सरकार है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही। अंजना जी, आपने इनसे सवाल किया मणिपुर, जैसे आप किसी भाजपाई से मणिपुर की बात करिए तो इनको दिल्ली में आता मनी 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 मनी। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, एफआईआर लिखाई गई, 90 दिन बाद उस पर एक वीडियो आया, तब सरकार चेत रही है। उस पर 80 दिनों तक कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है कि वीडियो कैसे आ गया, किसने वीडियो बना दिया। जो हत्यारे, बलात्कारी, दुराचारी वहां पे इस तरह से घृणित कृत कर रहे हैं, उनको तो पूरा का पूरा डबल इंजन का समर्थन है उन दुष्टों के साथ। और जो ये उजागर कर रहा है, उसके ऊपर सीबीआई जांच हो रही है। ये है इनका डबल इंजन की कृत्य। जो आपने सवाल मणिपुर का किया, जो कि आज इस डबल इंजन कर क्या रहा देश में? डबल इंजन मुख्यमंत्री कह रहा है। नैतिक आधार क्या है ये बोलने का? जब आपका मंत्री बोलता है कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होगा, जब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आधा से ज्यादा मामले बलात्कार के फर्जी होते हैं, फिर आपको क्या नैतिक आधार है? आप सारे राजनीतिक दल है, वही सबका यही हाल है। अधिकार है। क्यों बोला उन्होंने? हमारे क्यों बोला मुख्यमंत्री ने ऐसा? पता न किसने बोला, क्या सुनाया? यही कोई बात है जो सामने दिख रहा है, जो बात हो रही है। आप यहाँ पे सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए कि जिसने अगर वो चीज सामने ला दी दुनिया के सामने, जिसके कारण से आज कार्रवाई करने के लिए थोड़ी बहुत मजबूर है वहां की डबल इंजन की सरकार, आपको क्या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? उसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए कि जो लोग उस कृत्य को कर रहे हैं, उसके पीछे जिस सरकार, संगठन और जिस सत्ता के लोगों और बैठे हुए अधिकारियों का समर्थन है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का क्या कर्तव्य है कि जो सच्चाई सामने ना, उस पर कार्रवाई करेंगे आप। जो अपराध कर रहा है उसको संरक्षण, यह है डबल इंजन। इनको डबल इंजन लूट और झूठ के लिए चाहिए। जो लोग दुराचार, बलात्कार के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं, उनको यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे दिल्ली में बैठी हमारी बहनें, पहलवान बहनें, जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन की, उनसे लगाए मणिपुर तक की हरकत देख लीजिए। बीजेपी के पूरी डबल इंजन की सरकार आज क्या कर रही है? बलात्कार, भ्रष्टाचार, इनका शिष्टाचार बनता जा रहा है। किस मुंह से ये बात करते हैं? यहां बैठ कर खड़े होकर आके बीजेपी के प्रतिनिधि बनते हैं कि जो बलात्कारी वहां घूम रहे हैं, उसको जो पोल खोल रहा है, जो वीडियो जारी कर दे रहा है, उस पर कार्रवाई के सीबीआई जांच करा रहे हैं। इनको अफसोस ये कि कैसे ये खबर लीक हो गई। संजय जी, क्या विमेन सिक्योरिटी, रेप, हमने हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी सब कुछ देखा यूपी में, लेकिन फिर भी बीजेपी की सर, क्या मतदाता इन बातों को ख्याल में रख के वोट करता है? मैं बाकी राज्यों के ट्रेंड पूछ रही हूं। बिल्कुल ही नहीं। अगर आप राजस्थान की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, जो घटनाएं हमारे सामने जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होते हैं, ये तो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जब वोट आता है, जब वोट देने का वक्त आता है, उस वक्त मतदाता के दिमाग में, क्योंकि हर वक्त मतदाता के पास एक वोट है और कई कंसिडरेशंस होते हैं वोट देने की। आप महंगाई के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, जात पात के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, और ऐसी तमाम कंसिडरेशन है। अगर इन कंसिडरेशंस के लिस्ट में देखें तो विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं भी नजर नहीं आता है। हम उम्मीद करते थे शायद दिल्ली जैसे राज्य में, जहां पर एक बड़ी संख्या में अर्बन मतदाता है, यहां पर इसका कुछ प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हमें दिल्ली के जैसे शहर में भी
इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर हमारे मतदाता वोट देते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ते। चाहे विडंबना देखिए कि इसी दिल्ली में संजय जी एक बार प्याज की कीमत पर सुषमा स्वराज जी की सरकार चली गई थी, वो मुख्यमंत्री थी तो। 1998 की सरकार। विमेन सिक्योरिटी पर ऐसा नहीं प्रतीत होता है। मेरा मौका है, इनका मौका इसके बाद में हम राजस्थान के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे उनको मणिपुर पर जो जवाब चाहिए पार्लियामेंट में आकर चर्चा होने दो और जवाब ले ले, परंतु उन्होंने अभी क्या झूठ बोला कि अशोक गहलोत ने ऐसा बयान नहीं दिया। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। 56% केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन राजस्थान आर फेक। ये इंडिया टुडे आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है अविश्वसनीय है तो आप बता दीजिए। ये है एक सेकंड, अंजना जी मेरे बीच में नहीं बोला जाएगा। अंजना जी मेरे बीच में नहीं बोला जाएगा। अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में। अंजना जी अपनी अपनी बारी में। शांति धारीवाल का स्टेटमेंट तो कम से कम आपको पता ही है ऑन रिकॉर्ड, और दूसरा कांग्रेस की ही विधायक अपनी सुरक्षा को लेकर भी, और महेश जोशी के बेटे पर आज तक एफआईआर नहीं हुई, उस पर भी दिव्या मदेरणा ने बोला है, उस पर कोई जवाब नहीं। आज चर्चा राजस्थान की हो रही, जहां पर 4.5 साल की सरकार है। हमने केंद्र सरकार के रूप से क्या किया, वो आंकड़े दर आंकड़े गिनाए। इन्होंने एक आंकड़ा नहीं दिया कि क्या स्कीम किस प्रकार से लागू हुई। मैंने करप्शन के केसेस पे जवाबदेही मांगी, एक चीज नहीं बताई। मैंने प्रूफ के साथ बताया कि किस प्रकार से लाल डायरी से लेकर पेपर लीक माफिया, जिस पर सचिन पायलट बोले हैं, ये सारी चीजें हैं। आपकी तरफ से उनको दे दीजिए, पर देखिए जो अक्ल के अंधे और केवल ऐसे वो अलग से होते हैं। शांति धारीवाल का ये मजाक कि मर्दों का राज्य है, और ये दिव्या मदेरणा का, और ये आपके मुख्यमंत्री की, क्या करना है इस पे कुछ जवाब दीजिए। मणिपुर पर अभी चीख के बोल रहे थे, यही सब करना। देखिए मणिपुर पर बोल रहे थे राजस्थान की महिलाएं नहीं है। देखिए जनाब, हम कार्रवाई करते हैं राजस्थान में भी। क्या कार्रवाई किया राजस्थान में किसी के साथ किसी भी बलात्कारी, दुराचारी या किसी भी अपराधी के साथ सरकार नहीं खड़ी है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, पक्का पूरे हिंदुस्तान में जहां बीजेपी के लोग अपराध कर रहे हैं या दुराचार कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी दिल्ली से लगाए, चले जाइए आसाम से लगा, कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाइए, पूरी बीजेपी की सरकार इन दुराचारियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है। कोई इसमें भेदभाव नहीं रखती है, बीजेपी इन्हीं के साथ खड़ी होती है। और कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष कार्रवाई करके दिखाती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और संजय जी ने कहा कि ये कोई महिला उत्पीड़न, बलात्कार, दुराचार मुद्दा नहीं बन पाता, मैं इससे असहमत हूं। इसी दिल्ली में ये आधी बात सही कह रहे हैं। बीजेपी के लिए यह प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जनता के लिए प्राथमिकता है। इस निर्भया कांड में कांग्रेस की सरकार के लिए प्राथमिकता थी, जनता के लिए प्राथमिकता बनी थी। लेकिन बीजेपी के लिए महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उन्होंने वोटर के नजरिए से कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था इश्यू तो बनता ही है। मैं भी वोटर के नजरिए से कह रहा हूं, यही वोटर जो है, यही वोटर निर्भया कांड में आप देखिए, हमेशा देखिए ये मुद्दा रहा है। हाँ, बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि कभी भी महिलाओं के प्रति बीजेपी की जो विचारधारा है, वो कभी भी महिलाओं के प्रति, भारत की बीजेपी जो है जिस विचारधारा पे चलती है, वो सम्मान की नजर से नहीं रखती है। और यही कारण है कि जब भी महिलाओं के साथ कोई इस तरह की अनिष्ट कृत्य होते हैं तो और बीजेपी के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, तो बीजेपी उन दुराचारियों के साथ खड़ी रहती है। कश्मीर से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के आसाम तक इसके सैकड़ों उदाहरण आपने देखे। अंजना जी, उनके पास वो कॉपी है। महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर कितनी एफआईआर कब हुई है, मुझे डेट टाइम बता दे। बाड़मेर में 3 दिन पहले ये घटना हुई, बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। इसमें अभी तक गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में स्पेसिफिकली बता दे। मेरी बात सुनिए, मेरा पूरा हो जाने दीजिए, फ्लो मत तोड़िए। ये जो 3 वर्ष पहले जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई थी, दलित महिला पर उत्पीड़न हुआ था, बलात्कार उसके हस्बैंड के सामने हुआ था, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो सब जगह छपी थी। पुलिस ने केस को बंद करने की पूरी कोशिश की, क्यों की गई ये भी बताइए। और चिन्मय श्रीपदा बड़ी सिंगर है, उसके साथ 17 महिलाओं ने वैरामुत्तु पर आरोप लगाया। इस पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार डीएमके के साथ है, डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन जी जाकर उसको मिलकर आते हैं। इस पर 17 महिलाओं ने आरोप लगाए। कितनी एफआईआर हुई है स्पेसिफिक मुझे चाहिए, स्पेसिफिक बाड़मेर के केस में, स्पेसिफिक महेश जोशी के बेटे के केस में, स्पेसिफिक वैरामुत्तु के केस में। इन्होंने कहा हम बचाते हैं ना, ये बता दें इसमें क्या कार्रवाई हुई। अब हम बता रहे हैं कैसे बचाते हैं अंजना जी, अपना बताइए ना। एकदम बता रहे, धीरे धर के सुन लो मेरे भैया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सारे बलात्कारी, दुराचारी, हत्यारे और अपराधी और राजस्थान ये मुकदमे, बलात्कार के मुकदमे वापस करने के लिए कानून लेके आए, बाकायदे डंका बजा करके विधानसभा के अंदर
हम सब पे कार्रवाई की है। कोई भी अगर बाड़मेर, कोई बचेगा नहीं, अलवर, न बचा है न बचेगा। महेश जोशी के इसी बेटे पे तरह 3 साल से बीच में फिर बोला आपने, बीच मैम वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप महेश जोशी के बेटे का केस पूछिए ना। सुनिए, धीरे रखिए। महेश जोशी के बेटे का केस फिर अभी चिढ़ोगे, अभी चिढ़ोगे जब बोलोगे तो, अभी चिढ़ोगे, एक मिनट में चिढ़ने लगते हो। खामोश रहो, सुन लो। यही है अंजना जी कि वहां पे एक नाई की गला रेत की हत्या हुई थी। ये क्या क्या बता रहे थे, अंत में हत्यारा इन्हीं का निकला। वो कौन था हत्यारा जब पकड़ा गया, पोल खुली तो इन्हीं के लोग निकले। उत्तर प्रदेश में बताने क्या महेश जोशी जो एक नाई के हत्यारे को जिसकी बात नहीं, ठीक है, वो बात ठीक और है। सुनिए, बात राजस्थान की हो रही है। चिन्मयानंद कौन है? मंत्री के बेटे ने। चिन्मयानंद कौन मंत्री है कि नहीं थे कि नहीं? चलिए। उन पे किस तरह के मुकदमे थे? केसेस वर्सेस क्यों इनके मुकदमा? केसेस? हमारा यही हो रहा है, यही हो रहा है। मुझे आप जवाब कुछ दीजिए। बताते हैं। हम हर में कार्रवाई कर रहे हैं, हर में करेंगे, कोई नहीं बचेगा। राजस्थान के मुद्दे बहुत अहम हैं। राजस्थान का चुनाव भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के सारे चर्चाएं भी हुई, ये मामले कोर्ट में भी गए और उधर से सारा फैसला भी आ गया, और कौन वहां पर जीता भी और कौन कोर्ट किसके हक में क्या फैसला दिया, वो सारा कुछ आ गया। परंतु मैंने स्पेसिफिकली महेश जोशी का बेटा, मंत्री है महेश जोशी, और उसके बेटे ने अपराध किया, बलात्कार किया, और आरोप कौन लगा रहा है? दिव्या मदेरणा। ये 3 साल पुराना केस है। यहां पर बैठे अखिलेश जी कह रहे हैं सब पे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। एक स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि महेश जोशी के बेटे की जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए? 3 साल हो गए, आज तक जैसे बड़े चैनल पर कभी मणिपुर भागना, कभी उत्तर प्रदेश भागना, कभी और जगह भागना, पर जो आपकी सरकार है उस पर आपकी विधायक का आरोप का जवाब ना देना और बोलना सब पे कार्रवाई हो रही। इतनी निर्लजता, इतनी बेशर्मी, और आप इसको अलाउ हो रहा है। यहां पर यह अलाउ हो रहा है, इस प्रकार का ऑब्फस्केशन हो रहा है। आप बताइए मुझे, महेश जोशी के बेटे के ऊपर क्या कार्रवाई की 3 साल में? बलात्कार 3 साल पहले हुआ है। बताइए मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, स्पेसिफिक बताइए, इधर उधर भागना मत। अखिलेश जी बताने वाले आपने क्या किया? अगर कार्रवाई नहीं तो आपने क्या किया? यही हो जाएगा। अब नहीं, आपने क्या किया? हमारी सरकार अगर वहां पे आपको लिप्त दिखे तो आप बताइए। हमारी सरकार, मैंने कहा ना, कोई नहीं बचा है, न कोई बचेगा। आप ये बेफिक्र रहिए कि भाजपाई कांग्रेस की हुकूमतों में दुराचार बलात्कार करके बच पाएंगे। संजय जी आपके पास नहीं बच पाएंगे, बचा है ना बचेगा। और पीएम कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम ने वहीं पर सीकर में जाके कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। कौन बलशाली दिख रहा है? मुझे पता है आपके लिए प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और जो पीछे के राज्यों के चुनाव है, क्या होता दिख रहा है, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर आप ये इंडिया और एनडीए की अगर बात कर रहे हैं और इस वक्त कौन ज्यादा आगे दिखाई पड़ रहा है, किसका इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है, अब बहुत साफ है। अगर आप इसको विधानसभा के नजरिए से देखें तो कम से कम 11-12 राज्य हैं जहां पर ये जो ग्रुप है इंडिया, उसके लोग वो सारी पार्टियां शासन में है। विधानसभा के नजरिए से देखें तो विधानसभा में सीटों की संख्या ज्यादा है और वोट प्रतिशत भी कम से कम 3-4% एनडीए से ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी कोएलिशन का जब आप लोकसभा में प्रदर्शन देखते हो, और मैं 2019 के लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसमें एनडीए लीड लेती है। इसी इंडिया जो कोएलिशन है उस पर लगभग एनडीए की सीटें, जो अब उनका कोएलिशन है इस वक्त 303 सीटें हैं और उनके पास 42% वोट है। और जो इंडिया कोएलिशन है जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके नजरिए से देखें तो उनके पास 171 सीटें हैं और तकरीबन 36% वोट है। तो लोकसभा एक नेशनल इलेक्शन के हिसाब से तो देखें, मुझे लगता है इस वक्त एनडीए हावी होता हुआ दिखता है या आगे दिखाई पड़ता है। अगर विधानसभा के नजरिए से देखेंगे तो बिल्कुल बाजी पलटती हुई दिखती है और यह दिखाई पड़ता है कि इंडिया ग्रुप में जो सारी पार्टियां कंपोनेंट हैं, विधानसभा में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में जो 3-4 राज्यों का चुनाव है, जो इंडिया ग्रुप में जो पार्टियां हैं शायद बहुत अच्छा करे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा का चुनाव आते आते चीजें बदलने की गुंजाइश है। 2019, 18-19 में भी हमने देखा था, शायद 23-24 में भी कुछ ऐसा देखने को मिले। ठीक है, लोकसभा में आप कह रहे हैं एनडीए हावी दिख रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपका मानना है कि जो इंडिया ग्रुप है विपक्षी गठबंधन का, वो हावी दिख रहा है। और अगर ऐसा वाकई होता है तो अशोक गहलोत इतिहास रच सकते हैं राजस्थान में। मुझे पता है शहजाद जी इससे एग्री नहीं करेंगे और ये इस बात की उम्मीद में लगे रहेंगे। इसी के साथ पीएससी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।